बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बरह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी नशरियाती इदारे पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के प्रोग्राम न्यूज़ आवर में सवालों के जवाब देते हुए वाज़िह मौक़िफ़ इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के मौजूदा सूरत हाल से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, पाकिस्तान किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा, अलबत्ता अमन में शराकतदार है और अमरीका अफगानिस्तान में सियासी हल निकालने में नाकाम रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की यह ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में तमाम मुख्तलिफुल ख्याल ग्रुप्स की हुकूमत बने जो कि अवाम की सही मानों में नुमाइंदा हुकूमत हो। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अगर खाना जंगी तूल पकड़ती है तो इससे पाकिस्तान को दो खतरात लाक हैं। एक तो पाकिस्तान में पहले से 30 लाख मुहाजिरीन यहाँ पर मुकीम है और हमारे यहाँ जो बॉर्डर एरियाज में भी पश्तून कबाइल आबाद हैं और बॉर्डर के उस पार भी पश्तून कबाइल हैं, तो अगर ये इंगेजमेंट बढ़ती है तो उनके उसमें शामिल होने के भी खतरात लाहक हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मुख्तलिफ सवालात किए गए, ख़वातीन के हवाले से भी क्वेश्चन हुआ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दो टोक अंदाज में कहा कि मुस्लिम मुआशरे में जो ख़वातीन का स्टेटस है वो मगरबी मुआशरों से ज़्यादा बेहतर है और जिन ख़वातीन का अनफॉर्चुनेटली असमत दरी का वाक़या होता है उसकी जो इल्ज़ाम है वो जो शख्स करने वाला है उस पर वो अकेला जिम्मेदार होता है। आपके इल्म है कि इससे कबल जब इंटरव्यू हुआ तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया था। अमरीकी नशरियाती इदारे HBO को जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो भी रेप विक्टिम्स हैं वो उसके ज़िम्मेदार नहीं होती बल्कि करने वाला इसका ज़िम्मेदार होता है। इस साको सबाक के साथ भी हम गुफ्तगू करेंगे और मुल्क की सियासत की अगर खबर आपको दें तो PP38 सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो अब तक के नताइज आए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई है। इस सीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार साहब कामयाब करार पाए हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और जो गैर हतमी नतीजा है, जबकि नून लीग के तारिक सुबहानी साहब को शिकस्त हुई है। 7,000 के मार्जिन से ये विक्ट्री हुई है, अपसेट विक्ट्री है क्योंकि 2018 के इलेक्शन में नून लीग यहाँ से कामयाब करार पाई थी। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और आगे चल के जो मानसून की बारिशें हैं जिसकी वजह से इस्लामाबाद रावलपिंडी में सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा, उस पर भी हम खुसूसी गुफ्तगू कर रहे होंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है कंवल शोजब साहिबा ने। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA है, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, आपका बहुत शुक्रिया कंवल शोजब साहिबा। और हमें इस लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ तजियाकार हैं सलमान आबिद साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया सलमान साहब कि आपने भी ज्वाइन किया। कंवल शोजब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। आज़ाद कश्मीर ज़रा पॉलिटिक्स से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर ज़रा अफगानिस्तान की सिचुएशन पर आ जाते हैं। जो इस वक्त लेटेस्ट न्यूज़ है, PTI ने सीट जीती है सेंट्रल पंजाब सियालकोट जो मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ समझा जाता है। AG के इलेक्शंस के बाद ये एक बड़ी विक्ट्री है इस पर्सपेक्टिव में कि यहां पर नून लीग सियालकोट में डस्का के इलेक्शन की अक्सर एग्जांपल दी जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या वो मुहरिकात बने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह सीट अच्छे खासे मार्जिन से निकाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी। मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देती हूँ। 3 सालों में माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 बड़े इलेक्शंस जीते, जिसमें सबसे पहला 2018 का जनरल इलेक्शन, जी उसके नतीजे में पंजाब, बलूचिस्तान और KP में हमारी हुकूमत बनी। उसके बाद 2020 में गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन, 2021 में सेनेट में हमने अक्सरियत हासिल की और अब थोड़ा सा 2021 में ही कश्मीर का इलेक्शन और अब ये बाई इलेक्शन सियालकोट की उस कॉन्स्टिट्यूंसी से हो रहा है, उस हल्के से हो रहा है जहां 10 साल से या कम से कम 15 साल से नून लीग का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। जी और आप समझें कि हमने अंदर घुस के मारा है। जिस तरह एक नौशहरा की सीट पर हमने बातें सुनी थी, तो पंजाब में तो वैसे भी काफी जगहों पे घुस के मारा है, लेकिन इस हल्के में खास तौर पे घुस के मारा है। तो और साथ में मैं जरूर ये कहूंगी कि मरियम बीबी ने अभी जो सियालकोट में एक जलसा किया था जी जिसमें कश्मीर के इलेक्शन से एक दिन पहले वायलेशन भी की थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये तो PP38 के लिए हम कैंपेन कर रहे थे। उसमें उन्होंने तकरीर में कहा था कि 28 जुलाई को वोट चोरों के हिसाब किताब का दिन होगा। तो मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ, आज उनका हिसाब किताब अवाम ने कर दिया। साथ में उनके लिए और दुआए कम अज सेहत कम भी कर दीजिएगा। मरियम नवाज साहबा का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया। कंवल साहबा जी बिल्कुल, अल्लाह मियां पूरे पाकिस्तान को सेहत दे और आमीन। अवाम को इस वबा से महफूज रखे। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो आप डायनामिक्स देख रहे हैं, 3 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पहुंच गई है कि एक तो पहले ही फेडरेशन की जमात थी, लेकिन जहां जहां लोग समझते थे कि PTI की कभी एक्सेस नहीं होती, सेनेट हो जाए
तमाम सूबाई जितने भी हलके हैं वहां देख लें तो आपको एक वाहिद फेडरेशन की जमात के अगेंस्ट बाकी सारे लड़ते हुए नजर आते हैं। ठीक। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मेन जमात है। इसका मतलब ये है कि वजीर आजम की जो आइडियोलॉजी है, जो उनका नजरिया है, उसको जो है भरपूर पजीराई मिल ठीक, रही है। मैं जरा इलेक्शन के मैं लिए गई आपकी थी इजाजत से, कश्मीर। जी सलमान आबिद साहब लाहौर में हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेता हूँ। कश्मीर के इलेक्शन में मैं गई भी थी और वहां पे कश्मीर में मैंने आते अवाम को जी बाजार देखा कि 10 साल तक जब उनकी किसी मामले को, किसी जरूरत को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई और झूठे दावे किए गए, तो अब अवाम अपना जो हक है ठीक। वो एहतसाब करके लेती है थ्रू वोट, और ओके वो आपको नजर आ। जी, सलमान आबिद साहब, सर बताइए कि इस पे आपका क्या कमेंट है? कमल शोजा साहब ने पीटीआई का पर्सपेक्टिव दिया, उनकी तर्जुमानों में आपका शुमार होता है। हाउ डू यू सी इट? सेंट्रल पंजाब, सियालकोट, ये बिल्कुल सही कह रही हैं, 10-15 साल से उनकी बड़ी ग्रिप है, एमएनएस की सीटें वहां से जीते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं वहां पर। इसके अलावा ये जो सुबानी फैमिली है, इनके फर्जंद हैं, इनके वालिद साहब, इनके खानदान ने भी बहुत से इलेक्शन लड़े। आपको क्या वजह नजर आती है कि ये 7,000 का अच्छा खासा मार्जिन है? बरियार साहब की भी बड़ी मारूफ फैमिली है, लेकिन पीटीआई ये जीत गई है सीट। सलमान साहब। अच्छा, देखिए, बुनियादी तौर पे तो जो विरियो ख़ानदान है, इनकी पिछले कोई 3 दहाइयों से इन हल्के के अंदर इनकी बरतरी थी। यानी सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं, बल्कि इस ख़ानदान की जो 3 दहाइयों पर मुश्तमिल बरतरी थी वो आज टूटी है। और सेंट्रल पंजाब, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मुस्लिम लीग नून की सियासत का गढ़ है, वहाँ मैं ये समझता हूँ कि इस बाई इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की जो शिकस्त है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सियासी सेटबैक है। अच्छा। और ये बुनियादी तौर पे अगर आप इसको उस नैरेटिव के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो नैरेटिव नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने इख्तियार किया हुआ है, वो आप गिलगित बल्तिस्तान से देखें, तो फिर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को देखें, फिर आप अब यहाँ पे देखें, तो लगता यह है कि जो नैरेटिव इस वक्त PMLN ने इख्तियार किया हुआ है वो काफ़ी जो है ना वोटरों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन को जनरेट कर रहा है। और आपने देखा कि शहबाज शरीफ जो एक मफामत की सियासत के हामी है, वो आपको आज़ाद कश्मीर में भी माइनस नजर आए और ये PP 38 सियालकोट में भी वो नजर नहीं आए। तो मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर जो PMLN का दाखिली कशमकश है और जो टकराव है, जो लड़ाई है, जो आपस में बयानिए के दरमियान तजाद है, एक तो ये रिफ्लेक्शन उसकी है। दूसरी बड़ी रिफ्लेक्शन ये है कि जो कैंडिडेट जीते हैं PTI के, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस हल्के के अंदर और काफ़ी जोड़ तोड़ किया है, क्योंकि ये हल्का एक बरादरियों की पॉलिटिक्स को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो उसमें काफ़ी उन्होंने जोड़ तोड़ किया और उस जोड़ तोड़ का नतीजा ये निकला कि आज उनको एक बड़े मार्जिन से भी जीत मिली है और एक बड़े ख़ानदान को काफ़ी दिहाइयों के बाद मैंने कहा कि उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब बात यह है कि मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि इसके फौरन बाद जब ये दूसरे इलेक्शंस में जाएंगे, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन होने हैं, फिर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होने हैं, तो मुझे लगता है कि PMLN की जो परेशानी है वो बढ़ गई है। और किसी ने खूब कहा था कि अगर सेंट्रल पंजाब में PMLN को सेटबैक होगा तो तभी उसकी जो सियासी बरतरी है पंजाब में वो कमज़ोर होगी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इस शिकस्त के बाद मुस्लिम लीग नून क्या रवैया अख्तियार करती है, कितनी उनकी स्ट्रैटेजी में फ़र्क आता है। क्योंकि कल जो इजलास हुआ है शहबाज शरीफ की सरबराही में रायबंड में, उसमें ख़ास तौर पे जो आज़ाद कश्मीर के बाद की सूरत हाल है उस पर काफ़ी, जिसे कहते हैं, गौर फिक्र किया गया है। और मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रैटेजी है मुजामत की, टकराव की, उसको रिविजिट करने की बातें बहुत हो रही हैं। सो लेट्स सी कि इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन PTI के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, बूस्टअप है आज़ाद कश्मीर के बाद इस इलेक्शन को जीतने से। यकीनी तौर पे उनके लिए एक बड़ा, जिसे कहते हैं कि उम्मीद का पहलू नजर आता है कि हम शायद आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या इसका मजीद जो है ना, मजीद इसका इम्पैक्ट क्या आता है। मैं कमल साहब, आप जरा, चूंकि मैंने इब्तिदाई में कहा था, हमने लेटेस्ट सिचुएशन लाइव शो अपने नाज़रीन के सामने रखी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया, चूंकि आप खुद एक विमेन पार्लियामेंटेरियन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, HBO को जब इंटरव्यू उनका आया था वो कांट छांट करके चलाया था अमरीकी नशरियाती इदारे ने। अब ये जो इंटरव्यू उनका सामने आया, इसमें एक अहम इशू है खवातीन के हवाले से, और जो रेप विक्टिम्स होती हैं उसके हवाले से, जो अनफॉर्चुनेटली इसका शिकार होती हैं। तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पे जब उनसे सवाल किया गया उसी कॉन्टेक्स्ट में जो पहले जिस इंटरव्यू का मैं हवाला दे रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो जिम्मेदार है वो करने वाला शख्स है, ये कभी फेल जो करता है वो इसका अकेला जिम्मेदार होता है। आप समझती हैं एक वजाहत आ गई और एक जो पाकिस्तान में डिबेट
चल पड़ी थी कि खवातीन लिबास किस तरह ज़ेब तन करें, कितना पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, पर्दा सिर्फ खवातीन पर लाजिम है या मर्दों को भी जो है वो पर्दे का कहा गया, आंखों के पर्दे का। आपसे मैं जानना चाहूंगा आप इस हवाले से क्या कहेंगी? मैं उन पार्लियामेंटेरियंस में और स्पोक्स पर्सन में शामिल हूँ कि जब पहली दफा जो वजीर आजम का जो बयान पिछली दफा HBO पे आया था, उसके खिलाफ जो कंट्रोवर्सी जनरेट की थी, तो उसको डिस्पेल करने वालों में मैं शामिल थी। आपको याद होगा जी प्रेस जी। कॉन्फ्रेंस भी हमने की और मैंने पूरा पर्सपेक्टिव बयान किया था, क्योंकि हम वजीर आजम की बात डायरेक्ट सुन रहे होते हैं तो हमें अंदाजा है कि वो किस पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। और आपकी बात ठीक है, क्योंकि अधूरी बात बताई गई थी, उसका सब के लाके हटा दिए गए थे। पहले क्या बताया था, बाद में क्या बताया गया था, वो सब हटा के 4-5 लाइनें चलाई गई थी। इस वजह से लोगों को एक कंफ्यूजन में क्रिएट किया गया था। फिर एक खास किस्म का तबका है जो सोशल मीडिया पे सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में ट्वीट्स करते हैं और हर बात को जो है वो दूसरी डायरेक्शन में लेके जाते हैं और इंटरनेशनल ऐसे इदारों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जिससे उनके पर्सनल गेम्स तो हो लेकिन पाकिस्तान का नुकसान हो जाए। तो मैं सिर्फ यहाँ पर इतना बता दूं, पहले भी वजीर आजम ने पर्दे का जिक्र किया, पर्दे के साथ उन्होंने टेम्पटेशन का जिक्र किया कि जिस माशरे में टेम्पटेशन बढ़ती है उसके आउटकम्स होते हैं। उन्होंने खवातीन के लिए कोई रेप अपोलोजिस्ट का रोल कभी भी प्ले नहीं किया। मैं फखर से ये बात कहती हूँ कि वजीर आजम इमरान खान वाहिद लीडर है जिन्होंने असेंबली में बच्चों के रेप के ऊपर सबसे ज्यादा आवाज उठाई, ओपनली आवाज उठाई। उन्होंने जो रेप का केस हुआ था मोटरवे का, उस पर उन्होंने एक प्रॉपर लाए अमल दिया, कैस्ट्रेशन की जो सजा थी उसके बारे में तजावीज दी और एंटी रेप लॉ सबसे पहले वजीर आजम के कहने पे एक्स्ट्रा स्पीड के साथ उसको बनाया गया है और अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन को अमल में लाया जा रहा है। तो जो शख्स खुद सबसे ज्यादा इस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं और अपने जो लकूनाज हैं, जो गैप्स हैं, जो इश्यूज हैं उसको आइडेंटिफाई वो खुद करते हैं। अब उन्होंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा कि 1% जो है वो टोटल रिपोर्ट होते हैं, तो बाकी जो रिपोर्टिंग नहीं हो रही उसको हम कैसे इनकरेज कर सकते हैं कि रिपोर्टिंग भी हो। और एक चीज मैं यहाँ और भी वाजे कर दूं, मेरी बहुत सारी बहनें सुन रही है जो मुझे अक्सर मैसेजेस करती है कि देखिए वजीर आजम पाकिस्तान के एग्जेक्टिव है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास अदालत की तरह के कोई ऑर्डर्स देने की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गुंजाइश नहीं। वो ये नहीं कर सकते कि वो कहें कि जनाब जो ये रेपिस्ट पकड़ा गया आज ही इसको फांसी पे लटका दो। उसके लिए आपको अदालत, उसके लिए जो अदालती रिफॉर्म्स की तो जरूरत होगी या कंवर साहब ताकि केस जो तेजी से चले। अनवार दो बातें करी हूं। मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि वजीर आजम से कहें कि वो ये जो भी केसेस आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, जो भी लोग अभी पिछले दिनों एक बहुत ये जो नूर मुकद्दम केस है, किस्म के वीडियो वायरल केस हुआ, उसके बाद अभी जो नूर साहिबा का कत्ल का केस आया, तो मुझे मैसेजेस आ रहे थे बहुत सारी सिविल सोसाइटी और मेरे कलीग्स जो यहाँ इस्लामाबाद में भी और पूरे पाकिस्तान से, कि वजीर आजम से कहें कि जो रेपिस्ट है उसको लटका दें, उसको फांसी की का ऑर्डर दे दे। तो मैं एक बात बता दूं कि वजीर आजम के दायरे इख्तियार में किसी भी क्रिमिनल को लटकाने का या उसको सजा देने का के ऑर्डर्स की वो उनके पास ताकत नहीं है, वो अदालत का काम है। और वो आप केस बना के भेज सकते हैं, वो अथॉरिटीज का काम है, वो वजीर आजम एज एग्जेक्टिव ये बात नहीं कर सकते। दूसरा, वजीर आजम की बात जो टेम्पटेशन से रिलेटेड खवातीन या रेप को लेकर के, वो बहुत क्लियर है। आज भी उन्होंने कहा कि अगर खुदा न खास्ता किसी खातून के साथ ये मसला हो जाए तो आप उसको बिल्कुल भी 1% भी किसी मामले में उसको आप मुरद इल्जाम नहीं ठहराएंगे, विक्टिम ना बिल्कुल उसको ना। लेकिन इसमें कंवर साहब चूंकि आप पार्लियामेंटेरियन है, मैं सलमान साहब को जो एक सवाल करना चाह रहा हूँ इसी जमन में, लेकिन आप समझती है अदालतों का काम है, आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन इसकी जो कोई ऐसी कोई रिफॉर्म्स की जरूरत है ना जुडिशियल की, कि जैसे अब ये केस है जो आपने बात की कि नूर मुकद्दम साफ नजर आ रहा है, तो इसमें अगर जल्दी इंसाफ होगा तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का एक जुमला भी बड़ा मशहूर है। आप समझती है कि करार वाक़ की सजा मिले ताकि डेटरेंट इफेक्ट बने? लोगों की तवक्कुआत ये होती है एक्चुअली। देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि स्पीडी जस्टिस होना चाहिए। ओपन एंड शट केस है जहां पर एक बंदा कत्ल करता है, गर्दन खुदा न खास्ता, मतलब मेरी तो रूह कांप जाती है सोच के कि इस लेवल पे भी क्राइम हो रहे हैं और ऐसी क्लास में भी फ्रस्ट्रेशन है। उसके बाद इंक्वायरीज को लंबा किया जाता है, फिर पैसे का इस्तेमाल, अगर पैसे वाले हैं वो बच जाते हैं। दिन दहाड़े इस्लामाबाद में एक अमीर ज़ादे की गाड़ी से 4 गरीब लोग जो यहाँ पे कोई इंटरव्यू देने आए थे, तो कश्मीर हाईवे पे जो श्रीनगर हाईवे है वहाँ के एक चौक पे कत्ल हो जाते हैं। आपने भी शो किए और बड़े बड़े चैनल्स ने शो किए और एक जज साहब ने उनको 50,000 रुपए के एवज जो है वो आराम से छुट्टी दे दी और अब वो पता नहीं क्या मौज करे। तो देखिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स तो हम
बिल्कुल चाहते हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन उनको जिस तरीके से अप्लाई करना है वो तो हमारी जुडिशरी ने करना है। और मैं समझती हूँ कि अब टाइम आ गया है, ये मीडिया का दौर है और लोग बड़ी जल्दी चाहते हैं कि जैसे खबर निकली है उसी तरह हमें इंसाफ भी मिले। तो उसके लिए हमारी अदालतों को, अदलिया को मेरे ख्याल में बहुत जरूरत है तावन करने की और ये देखने की कि जिस तरह के केसेस जो खास तौर पे बच्चों के रेप के केसेस हैं या खवातीन के रेप के केसेस से जो एक खौफ और तशद्दुद का एलिमेंट आपकी सोसाइटी में बढ़ रहा है, उनको जल्दी सॉल्व करने की जरूरत है। और मेरे ख्याल में उसमें बहुत ज्यादा फेयर ट्रायल होना चाहिए। अब मैं सलाम करती हूँ हमारे जो आईजी इस्लामाबाद हैं जिन्होंने विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर, हालांकि दोनों पार्टीज जो है वो अच्छी खासी तगड़ी पार्टीज हैं और जो किलर है उनके तो बहुत ही अमीर कबीर है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से चीजों को उलझा दिया जाता है, मीडिया की अटेंशन खत्म होने का इंतजार किया जाता है ताकि लोगों के दिमागों से चीजें रिपोर्ट हो जाए। सलमान साहब से भी इसका जवाब मिलते हैं। मैं सिर्फ एक बात और कह दूं, 1, 2 या 4 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते तक एक खबर की लाइफ होती है, उस चीज का इंतजार किया जाता है कि बस अब वो एक लाइफ अपनी खत्म करेगा। तो ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया, ये कंवल साहब आई रियली अप्रिशिएट आपने उठाया। सलमान साहब, ये जो मीडिया का जो एक न्यूज जर्नलिज्म है फॉलो अप नहीं हो पाता, आई थिंक यू विल एग्री विद कंवल, और मैं भी समझता हूं कि किसी केस को फॉलो करने के लिए मीडिया को उसको वक्तन फवक्तन उठाना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से सलमान साहब? देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये जो रेटिंग बेस्ड मीडिया है इसमें इतनी दौड़ लग गई है कि अब खबरों की रफ्तार भी बहुत तेज हो चुकी है और बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो मीडिया इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स के ऊपर है। इस वजह से हमारे यहाँ ना तो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म उस तरह से इफेक्टिव रही है और ना हमारे पास वो खबरों का फॉलो अप रहा है, क्योंकि हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर जब खबरें निकालते हैं तो उसकी मुद्दत फिर वो वाकई महदूद हो जाती है उसकी, जैसे इन्होंने भी कंवल साहब ने भी कहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि देखिए जो एक ये बड़ा सेंसिटिव इशू है औरतों के हवाले से, जो क्राइम पाकिस्तान में हो रहा है और खास तौर पे जो सेक्सुअल क्राइम है, लेकिन अभी कंवल साहिबा ने कहा कि हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन साथ साथ जो पार्लियामेंट है उसको भी अपना एक रोल जो है ना वो इफेक्टिव तरीके से रोल प्ले करना पड़ेगा कि कानून के अंदर कहां कहां गैप्स हैं जिसकी वजह से जो मुजरिम है वो बच जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि पार्लियामेंट को भी, और ये कमल साहिबा तो खुद शायद उसकी मेंबर होंगी, ये जो खवातीन का वुमेन पार्लिमानी कॉकस है उसको ज्यादा जिम्मेदारी के साथ इन चीजों पे रोल प्ले करना चाहिए कि जो औरतों के खिलाफ वायलेंस हो रहा है उसमें पार्लियामेंट के क्या रोल्स बनते हैं, पार्लियामेंट उसको कैसे मॉनिटर करे। अगर कोई गैप है, देखिए जो कानून है ना उसने इंप्लीमेंटिंग करनी होती है, लेकिन अगर उस इंप्लीमेंटेशन निजाम के अंदर कहीं लकूनाज हैं, गैप्स हैं, तो वो फिर पार्लियामेंट है जिसको नई कानून साजी करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इफेक्टिव कानून साजी का होना, फ्रेंडली कानून साजी का होना कि जो उन विक्टिम्स को सपोर्ट करे, और उसके बाद फिर आपका जुडिशियल सिस्टम, जहां इंप्लीमेंटेशन सिस्टम है, आपका इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है पुलिस का, तो बहुत काम करने की जरूरत है। और बहुत अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने आज ये बात कह दी ताकि जो कॉन्ट्रडिक्शन उनके हवाले से पैदा किया गया या अखबारात में या टीवी में जिसको बहुत ज्यादा बात को उछाला गया, तो मुझे लगता है कि आज की इस गुफ्तगू के बाद तो कम से कम ये नैरेटिव जो पिछला उनका रीबिल्ड हुआ था उसको खत्म हो जाना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ने बराह रास्त कह दिया है कि जो भी कल्प्रेट है वही असल मुजरिम है। और इन्होंने बड़ी सेंसिटिविटी के साथ जो बच्चों के मामलात, औरतों के मामलात के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने चीजों को उजागर किया है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर तरीके से इन इश्यूज को डील करने की जरूरत है, और जो ताकतवर लोग हैं वो किसी भी सूरत में कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। कंवल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम के पहले सेगमेंट का वक्त खत्म हो जाता है, आपने हमें जूम पे ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। कंवल शोजा साहबा, सलमान आबिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक छोटा सा व्यूअर्स वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो मानसून की बारिशें और जो सैलाबी सूरत है जिसकी तबाहकारी मनाजर भी आपको दिखाएंगे, स्पेशली इस्लामाबाद E11 के। उसके बाद हम गुफ्तगू कर रहे होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फा ले लीजिए। जब बादल गरजे, बिजली गूंजे और बरसें बारिश की बूंदें, तो अपने जानो माल की सलामती के लिए बर वक्त करें एहतियात, ताकि खुशगवार और महफूज रहे मौसम बरसात। छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों में कूड़ा करकट हरगिज मत फेंकें।
बारिश के खड़े पानी, बरसाती नालों, नहरों और दरियाओं में नहाने से गुरेज करें। नशेबी इलाकों में रहने वाले लोग बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बरसात में बच्चों पर खुसूसी नजर रखें और बारिश में भीगे हुए बरकी आलात, खम्बों और जमीन पर गिरी तारों को छूने से गुरेज करें। पहाड़ी इलाकों के रिहायशी फ्लैश फ्लडिंग से बचने के लिए खुसूसी इक़दाम करें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल या अपने मुतल्लिका DC ऑफिस से राब्ता करें। आपके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर पल कोशां। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। कोई भी बैंक या सरकारी इदारा आपकी अकाउंट डिटेल्स, पिन कोड, OTP या डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी एहसास डिटेल कभी नहीं पूछता। अगर कोई कॉल, ईमेल या SMS के जरिए आपसे ये डिटेल मांगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कॉल की तमाम डिटेल अपने बैंक के कॉल सेंटर को पहुंचा दें। तो फिर आए मिलकर इन जालसाजों को पकड़ते हैं। A public service message by Pakistan Banks Association. अब खसारा बस खुदारा। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे मैंने कहा, मानसून की बारिशें हो रही हैं, पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं, लेकिन जब आज सुबह बारिश हुई इस्लामाबाद, रावलपिंडी के नशीबी इलाकों में पानी बहुत ज़्यादा आ गया और एक सैलाबी सूरत हाल बल्कि मनाजिर देखने को मिले। स्पेसिफिकली ये इस्लामाबाद के सेक्टर E11 के हैं, जहाँ पर जो इंक्रोचमेंट्स पे बिल्डिंग बनी हुई थी, बारिश बहुत ज़्यादा आई, D12 E12 का पानी आया, नाला चौक था और चौक होने की वजह से सड़कों पर आ गया। लोगों की जो गाड़ियां वो तिनकों की तरह बहती हुई आपको दिखाई दे रही हैं और ये सुबह के मनाजिर हैं जो पूरे सोशल मीडिया और मीडिया पे नज़र आ रहे थे। एक माँ और बेटे की जान चली गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद से इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद यहाँ पर मुतहर्रिक हैं। सवालात इस हवाले से बहुत से अजान में पाए जाते हैं कि क्या वजह बनी कि इस्लामाबाद के हार्ट में एक पॉश सेक्टर है जहाँ पर करोड़ों रुपए मालियत के घर और प्लाजा सर अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर नकासी आपका नाकिस था, क्लाउड बर्स्ट था। DC इस्लामाबाद साहब ने कहा, जिसमें यह कहा जाता है कि जी बहुत एक जगह पे मुख्तसर वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश होना, महकमा मौसमियात कहते हैं मानसून की बारिशें हैं। आइंदा चूंकि ये मानसून का मौसम शुरू हो गया है, सीज़न शुरू हो गया है, ये वो मनाजिर हैं जो नहायत डिस्टर्बिंग है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पूरी यूरोप में, और हमने देखा बेल्जियम में, जर्मनी में, लंदन में भी क्लाउड जो है बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से फ्लडिंग होती है। इससे कैसे निपटा जा रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और हमें बहुत खुशी है कि हमें ज्वाइन किया। ही हैज़ बीन वेरी एक्टिव इन द फील्ड। विजुअल्स भी हम देख रहे थे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान आबिद साहब भी हैं स्टूडियोज में। हमजा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हमजा शफकात साहब, बताइएगा, ये अब E11 में किस सूरत से आते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, आपने कहा क्लाउड बर्स्ट हुआ, और मैं महकमे मौसमियात की ट्वीट्स पढ़ रहा था, वो कहते हैं मानसून की बारिशें, क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। बारकेफ इतना ज्यादा पानी क्यों कर जमा हुआ? ये इंक्रोचमेंट्स पे बिल्डिंग बनी हुई थी उस वजह से हुआ? D12 और E12 की जो हिल टॉरेंट्स है, मरगला से जो पानी आता है वो इधर आता है, उसकी वजह से हुआ? क्या अब तक आप लोग की फाइंडिंग्स और अब इस वक्त क्या सिचुएशन है, इलाका कितना क्लियर हो चुका है? थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, इसमें पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जो वर्ड है क्लाउड बर्स्ट, उस क्लाउड बर्स्ट को हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और पूरी दुनिया में भी, अगर आप उसकी इंटरनेट के ऊपर भी डेफिनेशन देखें, तो क्लाउड बर्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर 100 मिलीमीटर की रेन 1 घंटे से कम टाइम में हो जाए तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं जी। और आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर यहाँ पर तो सर 123 गोलड़ा में हुई और इस तरह सैदपुर के अंदर 130 से भी ऊपर चली गई और विद इन 2-3 आवर्स यहाँ पे 350 के करीब मिलीमीटर की बारिश हुई। इसको मेट डिपार्टमेंट जो है, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स हैं, वो इसको क्लाउड बर्स्ट नहीं कहते, वो इसको टोरेंशियल रेन कहते हैं या हैवी रेनफॉल कहते हैं। तो वो एक ऐसी टर्म का एक बिला वजह की कंफ्यूजन आ रही है। लोग असल में समझ रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट का मतलब है कि एक्चुअली कोई बादल फट गया है। वो बादल उस तरह फटता नहीं है, बस अगर हैवी रेनफॉल हो तो उसको हम आम इंतजामिया की जुबान में क्लाउड बर्स्ट ही कहते हैं। इन एनी वेज अब बारिश तो हुई है और ये बहुत ज्यादा बारिश हुई है, रिकॉर्ड हुई है 300 मिलीलीटर बहुत छोटे से एरिया के अंदर, यानी कि समझ लें कि कहाँ सैदपुर है, कहाँ गोलड़ा है, उसके दरमियान में 5-6 सेक्टर्स हैं, 5-6 सेक्टर्स के दरमियान में 300 मिलीलीटर 2-3 घंटे के अंदर बारिश हुई है। बारिश बहुत ज्यादा हुई और इस्लामाबाद के अंदर वैसे तकरीबन 60 से ज्यादा नलाज हैं, 2 बड़े रिवर्स हैं, 2 बड़े डैम्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 99% एरिया में मसला नहीं हुआ।
सिर्फ एक नला के अंदर मसला हुआ जो एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में से गुजर रहा है, और उस प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में भी एक रोड को उसने बहुत ज्यादा डैमेज किया, जिसमें अनफॉर्चुनेटली आपने बताया कैजुअलिटी भी हुई है। लेकिन इसमें असल बात यह है कि जो भी बारिश की वजह से नुकसान हुआ पूरी दुनिया में होता है, जैसा आपने बताया चाइना में भी और यूरोप में भी। असल चीज ये है कि उस पर रिस्पॉन्स क्या था। उस पर आप रिस्पॉन्स देखें कि 1.5 घंटे के अंदर तमाम पानी क्लियर किया जा चुका हुआ था। मैं वहां पे साइट पर मौजूद था, तमाम रिलीफ एक्टिविटी की जा चुकी थी। जिस घर में अनफॉर्चुनेटली कैजुअलिटीज हुई उसी घर से 2 बच्चों की जान भी बचाई गई। उसी घर के सामने से जो प्लाजा थे उनके अंदर भी 2 बंदे स्टक थे, उनकी भी जान बचाई गई। तमाम एरियाज को डी वाटरिंग का वो लगा के पंप सारा को क्लियर किया गया, और 1.5 घंटे के अंदर से कम टाइम में पूरी ट्रैफिक पूरे इस्लामाबाद में, हालांकि श्रीनगर हाईवे पे भी बारिश हुई, फैजाबाद में बारिश हुई, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे में हुई, सारे एरियाज क्लियर करके एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफाई कर दिया कि लोग अपनी रूटीन की लाइफ अब रिज्यूम कर सकते हैं। नहीं, वो तो मैं आपसे एग्री करता हूं कि मैं खुद E11 में रहता हूं, वहां पर रोड्स तो सुबह से ही खुली हुई थी। लेकिन मेरा सवाल ये था हमजा, जाहिर बात है ये तब इस तरह के इश्यूज आते हैं वहां पर जो लोग मकीन है और जो ये विजुअल नजर आ रहे हैं, ये तो आपने सही कहा कि बारिश बहुत ज्यादा हुई। अब ये जो इंक्रोच्ड एरिया है इसका क्या सद्देबाब किया जाएगा, क्योंकि बारिशें तो होनी है, आज रात भी एक्सपेक्टेड है या आने वाले दिनों में भी होंगी। फिर वहां लोगों से भी हमारी इंटरेक्शन हुई, वो कहते हैं कि जी हमें तो बेयार और मददगार सोसाइटी, जाहिर बात है वहां पर है, CDA का फुटप्रिंट नजर नहीं आता, अगरचे प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है, तो उनके रहमो करम पे हैं। अब आप लोगों के जहन में क्या प्लानिंग है कि पानी को डाइवर्ट किया जाएगा D12 और E12 से इस जगह पे दोबारा आने से, वे फॉरवर्ड किया अब इसका? सर अभी तो E11 का ये जो नला है, एक ही नला है जो फ्लड हुआ है। इस नला के पीछे ऊपर जितनी इंक्रोचमेंट थी वो हमने क्लियर कर दी है। इसके अंदर कुछ पीछे से डिब्री आया हुआ था, वो सारा पिकअप करा लिया है। राइट नाउ भी मैं फील्ड में मौजूद हूँ और यहाँ पर हम इस नले को दूसरे नले के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी आ रहा है वो लेफ्ट साइड का जो D12 का नाला है उसके अंदर चला जाए और इसके अंदर फ्लडिंग ना हो। साथ ही साथ हमने ये जो हमारा वल्नरेबल पॉइंट है जहाँ पर सुबह भी पानी आया, उन तीनों गलियों को हमने सील कर दिया हुआ है। सोसाइटी को भी हमने डायरेक्शंस दे दी हुई हैं कि जो उनके इंक्रोचमेंट्स हैं, अगर किसी नला के ऊपर उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हुई है तो उनको वो रिमूव करें। इंक्वायरी मार्क कर दी गई है, इंक्वायरी के ऊपर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स को डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि वो कोऑपरेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर जो जो वायलेशंस हैं उन पर भी काम करें। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि देखें, डिजास्टर हो जाते हैं, हर जगह पे होते हैं, दुनिया में हो रहे हैं। असल चीज कॉज तो थी कि जी ये क्यों हुआ है, असल चीज ये कि रिस्पॉन्स क्या है वो आप देख सकते हैं कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इमैक्युलेट रिस्पॉन्स रहा है। और साथ ही साथ अब हमने अगले के लिए भी सद्देबाब कर दिया है। तमाम कच्ची आबादियों के अंदर हमारी टीम्स मौजूद हैं, कहीं पे एविक्शन कर रहे हैं, कहीं पे हम बंद बांध रहे हैं, कहीं पे हम लाइफ जैकेट्स वगैरह की अरेंजमेंट कर रहे हैं। स्कूल्स भी हमने एक्वायर कर लिए हैं, वहां पर अगर हमें शिफ्ट करना पड़ा वहां पे हम शिफ्ट करेंगे। रावल डैम हमारे कंट्रोल में है, सिमली डैम हमारे कंट्रोल में है। रिवर कुरंग के अंदर जितनी इंक्रोचमेंट्स थी उन सबको एरिया को क्लियर किया गया है। सुहा रिवर में जितने हर्डल्स थे वो हमने सारे क्लियर किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफी मतलब हमने मेहनत की है। बाकी अल्लाह ताला की दाद बेहतर करेगी। एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है और इसके ऊपर भी इंक्वायरी मार्क कर दी गई है। जो भी इसमें लोग होंगे जिनका कसूर होगा उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। अच्छा, ये मुझे बताएगा कि आप लोगों ने, हमने देखा इस्लामाबाद के जो सेक्टर्स है जो CD के अंदर है, वहाँ नालास की जो आप बात करें उनमें बाकायदा उनको अभी कुछ ही अरसा कबल उनमें बड़ी बेहतरी लाई गई, लाइनिंग की गई। तो क्या इस तरह की सूरत हाल E11 में भी लेकर आई जाएगी, या जो इस्लामाबाद के और दीगर इलाके हैं वहां पर भी इसी तरीके से, ताकि ये जो आबी गुजरगाहें हैं इनके नेचुरल पाथ में कोई चीज नहीं? क्योंकि बारिशें तो अब क्लाइमेट चेंज के तहत बहुत ज्यादा होंगी, हम महकमा मौसमियात के एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, और इस तरह की क्लाइमेट चेंज में क्लाउड बस्ट या इस तरह की अनयूजुअल रेंज तो होंगी। उस हवाले से कोई प्लानिंग भी की जाएगी? ये वी एप्रिशिएट जो आप रेस्क्यू और रिलीफ का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर फ्यूचर प्लानिंग की बात की जाए। सर फ्यूचर प्लानिंग तो ऑलरेडी अब ये तो पिछले 15 साल में इसकी लाइनिंग नहीं हो सकी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया कि 60 से ज्यादा नाले हैं, उन सब के अंदर लाइनिंग का प्रोजेक्ट अप्रूव होकर काम शुरू हो चुका हुआ है। G10 का जो सारा नाला है, जो हर दफा जहां पर फ्लड की वजह से घरों में पानी आता था, इस दफा वहां पर 1 इंच भी खड़ा नहीं हुआ। इस तरह अगर आप F11 को देख लें, आप F10 को देख लें, हर जगह पे F6 में, F7 में कहीं भी ये मसला नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि आपको मैंने बताया कि 60 से ज्यादा ये नालाज हैं और इनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो बिलियंस ऑफ रुपीज में है, अगर हम इन सबको लाइनिंग करेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप हर जगह पे किया जा रहा है। इस नाले का भी ये इशू है कि इसके जो राइट ऑफ वे पे कब्जे थे वो भी हम उनको डिमोलिश भी कर रहे हैं। कुछ इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी है। स्ट्रेंज फिनोमेना इस्लामाबाद में ये है कि यहाँ पर कुछ नाले और इवन जो दरिया कुरंग है वो खुद प्राइवेट प्रॉपर्टी पे से गुजर रहा है, यानी कि लोगों की प्राइवेट जमीन के ऊपर से
दरिया गुजरा है। अब किसी की प्राइवेट जमीन के ऊपर अब उसको कैसे रोका जा सकता है कि वो अपना घर ना बनाए? उसको फिर यही है कि हम ऑफ एंड ऑन रिस्ट्रिक्ट करके उसको पीछे करते हैं और कोशिश करें कि किस तरह ये जगह हम एक्वायर कर लें ताकि लोग जो हैं उनका भी नुकसान ना हो और साथ ही साथ हम दरिया का रास्ता जो है उसके अंदर भी हर्डल्स ना आने दें। इस्लामाबाद के मास्टर प्लान की भी नजरसानी की बात की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, खसूसी दिलचस्पी लेते हैं। आप समझते हैं ये जो एरिया है मास्टर प्लान की जब नजरसानी आप लोग करने जा रहे हैं, इस हवाले से कुछ इस्लाहात यहाँ पर भी लाई जाएंगी, सोसाइटीज को पाबंद बनाया जाएगा कि वो ये सहूलियात जो सीडीए सेक्टर्स में फराम की जाती है, सीडीए की जानिब से अगरचे प्रॉपर्टी टैक्स सीडीए 11 से भी चार्ज करता है लेकिन वहां पर उस पर हाथ नहीं डालते, हैंड्स ऑन नहीं है, तो कुछ सोसाइटी के भी लोगों के नुमाइंदगान से आपकी बातचीत होगी या मास्टर प्लान में कुछ इस हवाले से इस्लाहात मुतारिफ कराई जाएंगी? सर, ये जो जितने हमारे नलाज हैं, इन नलाज के ऊपर कच्ची आबादियां बन चुकी हुई हैं, इन नलाज के ऊपर कुछ लोगों ने ग्रीन एरियाज बना के डेवलप किए हुए हैं और इन्हीं का सद्देबाब करने के लिए कैबिनेट की डायरेक्शन के ऊपर ऑलरेडी एक मास्टर प्लान कमीशन तरतीब दे दिया गया। उनकी जो पहली रिकमेंडेशन थी वो जमा हो चुकी हुई है। हालांकि मास्टर प्लान 3-4 साल 5 साल लगते हैं बनाने में, लेकिन उनकी पहली रिकॉर्ड टाइम में उनकी पहली रिकमेंडेशन कैबिनेट को जमा हुई, कैबिनेट ने अप्रूव की, उसमें बहुत से एरिया रेगुलराइज हुए और उनको बाकायदा डिसिप्लिन फॉर्म में लेके आया जा रहा था कि वहां पर सिविल सर्विसेज दी जाए। ये E11 की जो सोसाइटी है जहां पर ये वाकया हुआ है, इसका भी लेआउट प्लान कैंसिल हुआ है, इसके पास एनओसी भी मौजूद नहीं है। ऑलरेडी इनके ऊपर एक इंक्वायरी भी चल रही है, इनके कुछ बंदे भी अरेस्ट हैं और जो इन्वॉल्व थे सरकारी महकमों के लोग इनके साथ, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी चल रही है और उनमें से 2 बंदे अरेस्ट हुए हैं और एक मेंबर को सर्विस से भी निकाला गया है। तो अब इसमें इन पर तो काम किया जा रहा है फ्यूचर के लिए। तो जो मास्टर प्लान है उसके अंदर तो बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि तमाम जो रिवेरियन बेल्ट हैं, तमाम जो नलाज हैं, इनके जितने ROWs हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और उन्हीं के ऊपर स्पेंड किया जाएगा। और उसी सिलसिले की कड़ी है जो F6 में, G10 में, G9 में, I9 वगैरह में नलाज को ऑलरेडी लाइन अप किया गया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमजा शफकात साहब, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, हमसे गुफ्तगू करते हैं। कीप अप द गुड वर्क। आपसे हमने मुख्तलिफ मौजूआत पे सवालात किए। अब हमें ज्वाइन किया है माहिर मौसमियात हैं, डायरेक्टर हैं मेट ऑफिस के ज़हीर बाबर साहब। ज़हीर साहब अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद है जी? दोबारा आपका लौट के आऊंगा। सलमान आबिद साहब, सर ये आप बताइएगा, इधर हमारा मौजू हट गया, मैं आपका भी ओपिनियन चाहूंगा। अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, ये भी बड़ा क्रिटिकल होता है और जब इस तरह की सूरत हाल बने, पाकिस्तान उन पहले 5 ममालिक में शामिल हैं जो मौसमियाती तब्दीली से बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। आप समझते हैं जहां हुकूमत शजरकारी मुहिम या मूनसून प्लांटेशन की बात करी, वहां पर जो कैपिटल है उसमें भी इस तरह की इस्लाहात लाने की जरूरत है? सलमान साहब देखिए, एक बात बहुत आपने इंपॉर्टेंट उठाई थी और आपने कहा था कि शहरों का मास्टर प्लान क्या है। देखिए, दुनिया में आजकल जो बड़े मेगा सिटीज हैं उनको डील करने के लिए एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड और बड़ा मीनिंगफुल मास्टर प्लान बनता है जो बाहमी मुशावरत के साथ तमाम स्टेक होल्डर को मिलकर बनाया जाता है। और दूसरा जो लर्निंग है पूरी दुनिया की कि जितना आप डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, यानी आपका जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है वो जितना स्ट्रांग होगा, उस मास्टर प्लान के तहत उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट होती है। और मैं समझता हूं कि जो हमें लर्निंग करनी चाहिए वो यही कि हम अपने मास्टर्स प्लान को एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट के साथ जोड़ने की कोशिश करें, चीजों को डिसेंट्रलाइज करें और ज्यादा से ज्यादा पावर जब नीचे जाएंगी तो फिर आप देखिए कि जो डे बाय डे इश्यूज हैं उनको डील करना पड़ेगा। अब हमारे पास देखिए ना, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर PDMA, फिर DDMA भी है। अगर आप इन सब के दरमियान एक कोलेशन बिल्ड करें, यानी ये तीनों NDMA, PDMA, DDMA हो और आपकी इंतजामिया हो और साथ आपके पास एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो, तो आप चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा ज्यादातर रिस्पांस एक रिएक्शनरी अप्रोच के तहत होता है। कोई वाकया हो, मैं सलमान भाई आपको दोबारा लौट के, तो आपने बहुत अच्छा नुकता उठाया, रिएक्शनरी अप्रोच। लेकिन जरा मैं महकमा मौसमियात के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगा लोग जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में क्या पैटर्न होता है। ज़हीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माजरत आपके पास, आपको इंतजार करना पड़ा। ज़हीर साहब बताइएगा, मॉनसून की जो बारिशें हो रही हैं ये गैर मामूली बारिशें हैं। अभी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद बता रहे थे कि एक वक्त बहुत ज्यादा बारिश हो गई एक मखसूस जगह पे और वो कहती सॉर्ट ऑफ अ क्लाउड बर्स्ट है। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या प्रेडिक्शंस है आज और कल आने वाले दिनों में पूरे पाकिस्तान, इस्लामाबाद, पिंडी और मुख्तलिफ जगहों पर बारिशें इसी तरह चलेंगी? देखिए, इस वक्त भी हम जो पीक मॉनसून सीजन है उससे गुजर रहे हैं। जुलाई, अगस्त,
सितंबर जो है वो रेनफॉल सीजन होते हैं पाकिस्तान में जी। और पर्टिकुलरली जो अपर पार्ट्स हैं पाकिस्तान के, जिसमें पंजाब के बेशतर हिस्से जो अपर पार्ट्स हैं, कश्मीर है, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, इन तमाम इलाकों में मानसून सीजन की अच्छी रेनफॉल्स होती हैं। और इस वक्त भी हम एक मानसून स्पेल से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से जो अपर पार्ट्स हैं उनमें जो है ऑन एंड ऑफ रेन जो है वो चल रही है। मेट ऑफिस ने भी पहले भी एक फोरकास्ट जो है वो इशू की हुई थी मंडे को, जिसमें हमने फोरकास्ट किया था कि जो है एक्सटेंसिव रेनफॉल्स हैं और जिसकी वजह से रेनफॉल्स होंगी और लैंडस्लाइड, अर्बन फ्लडिंग और फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस जो है ड्यूरिंग द स्पेल जो है वो रहेंगे। तो ये मॉनसून रेनफॉल्स का पैटर्न होता है जिसमें एक्सट्रीम रेनफॉल्स जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होती हैं और उसी पैटर्न के साथ हम गुजर रहे हैं। अच्छा, ये हम देख रहे हैं चाइना में, मैं देख रहा था वहां बहुत शदीद किस्म की बारिशों की वजह से फ्लडिंग की सूरत हाल है, फिर यूरोप में यही सूरत हाल का सामना है, पाकिस्तान में हो रहा है। तो ये बैक वक्त जो हो रहा है, आप इसको किस तरह डिफाइन करेंगे अपनी टर्मिनोलॉजी में? मुख्तलिफ ममालिक हैं, मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं, मुख्तलिफ जोग्राफिया है। इसमें एक इफेक्ट जो है वो हम क्लाइमेट चेंज का भी कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है वो बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में ये एक ट्रेंड है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से जो नॉर्मल रेनफॉल पैटर्न्स हैं उनमें भी तब्दीली आ रही है। तो उसका एक वजह ये भी हो सकती है, जो एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स जो पूरी दुनिया में जो बढ़ रहे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी एक अंसर जो है वो उसका भी है। और ये मुझे बताएगा टुवर्ड्स द एंड कि ये जो स्पेल है ये आने वाले इस पूरे वीक पे चलेगा और क्या इसका पैटर्न होगा, हाईज एंड लोज आएंगे? जी बिल्कुल, ये आगे 3 से 4 दिन तक जो है वो पैटर्न चलेगा। 3-4 दिन तक कंसंट्रेशन इस वक्त अपर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में है, जिसमें पंजाब के ज्यादातर हिस्से, जिसमें सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और इसी तरह कश्मीर के इलाके शामिल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जो अपर पार्ट्स हैं खासतौर पे वो भी, और जो सदर्न पार्ट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के उनमें भी। इनमें अगले 2 से 3 रोज के दौरान जो है वो फिर बारिशों के चांसेस हैं और आइसोलेटेड प्लेसेस पे जो है हैवी फॉल्स भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद बाबर साहब, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। व्यूअर्स, ये विजुअल आप देख रहे थे, ये सड़क के नीचे से पानी बह रहा है और इसके ऊपर सड़क बनी हुई है। और सलमान आबिद साहब बिल्कुल सही कहते हैं। सलमान साहब, आप जो आपकी बात दोबारा अपनी मुकम्मल कीजिएगा कि हम रिएक्शनरी हैं। अब ये जैसे मेट ऑफिस कह रहे हैं कि ये बारिशें हैं, क्लाइमेट चेंज है, पूरी दुनिया में स्पेल्स आ जाते हैं। और ये जो विजुअल हम दिखा रहे थे, ये वो सड़क है जिसको जो आपने सुबह में देखी होगी, जो इनअंडेटेड थी पानी से, और ये नाले के ऊपर बनी हुई है और इसकी कट के गाड़ियां नीचे गिर रही थी। आपने कहा रिएक्शनरी अप्रोच है। सर, अब क्या अप्रोच होनी चाहिए? कैसे प्रोएक्टिवली हम अपनी माइंडसेट को चेंज करें कि रिएक्शनरी से प्रोएक्टिव हो जाए अप्रोच? देखिए, बुनियादी बात जैसे मैंने कहा ना कि जब वो रिएक्शनरी अप्रोच है तो इसका मतलब ये है कि जो बड़े शहर हैं, जो मेगा सिटीज हैं, इनके लिए आपकी जो डेवलपमेंट अप्रोच है वो छोटे शहरों के मुकाबले में बड़ी मुख्तलिफ होती है। यानी आपकी सारी टाउन प्लानिंग जो है वो आप डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, लिया, बखर को देख के नहीं करेंगे, बल्कि आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद को देख के करेंगे, उसकी ज़रूरत के तहत करेंगे। मैंने ये कहा कि उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो मास्टर प्लान हो उसके दरमियान और तमाम रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस के या स्टेक होल्डर के दरमियान एक इंटीग्रेटेड अप्रोच इख्तियार की जाए। और जैसे मैंने कहा कि लोकल गवर्नमेंट को बेस लाइन के तौर पर यूज किया जाए, तो फिर आप एक इफेक्टिव तरीके से इनको डील कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह आता है कि जब हम इन चीजों को डील करते हैं ना, तो फिर हमारी वो जो मैंने कहा कि रिएक्शनरी अप्रोच आती है, हम फौरी तौर पे सामने आ जाते हैं। बड़ी अच्छी बात की डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कि हमने आज बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, लेकिन सवाल ये है कि ये जो इंक्रोचमेंट का इशू है, ये खुद एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ जो टाउन प्लानिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसने भी काफी हमारे लिए मसाइल पैदा कर दिए हैं, इंक्रोचमेंट पैदा कर दी है। आपका सीवरेज सिस्टम है, आपके दूसरे सिस्टम्स हैं, वो हम बाय लॉज को उस तरह से फॉलो नहीं करते। तो मैं ये समझता हूं कि एक बड़ी एग्रेसिव अप्रोच जो है हमें मेगा सिटीज के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करनी पड़ेगी, उसको अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाना पड़ेगा और तमाम स्टेक होल्डर उसको बैठ के देखें कि किस तरह से बड़े शहरों के जो मसाइल हैं उनको हम कैसे डील कर सकते हैं, उसके लिए क्या इफेक्टिव प्लानिंग हो सकती है, उसके लिए क्या मास्टर प्लान ऐसा हो कि जो लोग भी उस शहर को खराब करने के अमल का हिस्सा है उनको कैसे रोका जाए, उनको कैसे अकाउंटेबल किया जाए, कैसे इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट
किया जाए और एक इफेक्टिव, देखिए ना 3 तरह की प्लानिंग है, या तो आप एक लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे, या आप एक मिड टर्म प्लान करेंगे, या आप शॉर्ट टर्म प्लान करेंगे। तो आपको ये चीजें देखनी है कि कौन सी चीजें जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के जुमरे में आती हैं, कौन सी ऐसी हैं जो मिड टर्म प्लानिंग के जुमरे में आएंगी, और कौन सी ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बिल्कुल ठीक कहा सलमान आबिद साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि हमने प्लानिंग करनी होगी और मास्टर प्लान जब हम रिविजिट करना चाह रहे हैं तो हमें इन तमाम नुकात को देखने होगा। आखिरी चलते चलते कहूंगे, डीसी साहब कहते हैं कि जिस सोसाइटी में ये इशू हुआ उसका लेआउट प्लान और एनओसी कैंसल्ड है, उसके बावजूद भी लोग रह रहे हैं वहां पर, तो सोसाइटी के मालकान की पूछ पड़ती जरूर होनी चाहिए। प्रोग्राम सच के साथ में नशिस्त कैसी लगी, फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रहे, सेहत रही। आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।